गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देश और दुनिया के इतिहास में 26 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, एक एक करके हम सारी जानेंगे। 26 अक्टूबर के ही दिन 1890 में पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म हुआ था। ये बहुत ही फेमस पत्रकार थे। 1890 में इनका जन्म हुआ था। सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान की ओर से हमला होने पर मुस्लिम बाहुल राज्य जम्मू कश्मीर के हिंदू राजा ने इसी दिन भारत के साथ जाना तय किया था। 1947 में 26 अक्टूबर के दिन 1956 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री इमरे नेगी ने प्रदर्शनकारियों और सोवियत संघों के बीच जारी लड़ाई के तीसरे दिन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी। 26 अक्टूबर के दिन, आज के ही दिन, सन 1994 में 46 साल से जारी युद्ध को समाप्त करते हुए इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति संधि हुई थी आज ही के दिन। सन 2006 में भारत में महिलाओं को दहेज हिंसा के मामलों और घरेलू हिंसा से बचने के लिए एक कानून पास किया गया था 26 अक्टूबर के दिन। तो दोस्तों आज की क्लास हम स्पेशल क्लास रहने वाली है, क्योंकि कल के दिन संडे था। संडे को हमारी क्लास होती नहीं है, इसलिए हम 25 तारीख के भी करंट अफेयर्स के क्विज देखेंगे और साथ ही साथ में 25 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी ये भी हम जानेंगे। तो 25 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी वो देखते हैं। सन 1924 में 25 अक्टूबर के दिन अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में चीन ने ताइवान पर कब्जा किया था। जापानी सेना ने चीनी सेना के सामने हथियार डाल दिए थे आज 25 अक्टूबर के दिन। सन 1980 में उर्दू लेखक और शायर साहिर लुधियानवी जी का निधन हुआ था। सन 1980 में ये बहुत ही फेमस उर्दू के शायर थे, उर्दू लेखक थे, साहिर लुधियानवी जी। सन 2000 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 13 दिन के अभियान के बाद सकुशल धरती पर लौट आया था। सन 2005 में हिंदी लेखक निर्मल वर्मा जी का निधन हुआ था 25 अक्टूबर के दिन। तो दोस्तों ये तो देख लिया हमने आज की डेट में 26 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी और साथ ही साथ 25 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। अब आ जाते हैं वापस अपने करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है आपके पास, लुइस हैमिल्टन, महेंद्र सिंह धोनी, मैक्स वेस्टेपन एंड सेबेस्टियन वीटल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे, क्योंकि हमारी क्लास रेगुलर रहती है। रेगुलर में आपको रोज़ सुबह आपको करंट अफेयर्स के क्विज लेकर आता हूँ और कुछ आर्टिकल्स को हम स्टडी भी करते हैं। और साथ ही साथ में अगर दोस्तों आपको वो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए इसका आंसर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट में आंसर भी देते चलिए अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो। चलिए इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल श्रेणी और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। साथ ही साथ एक नए अभियान में वह एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों को दर्शकों के बीच साझा करेंगे, और जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्विसेज बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? चलिए आपको बताना है, एक दुखद खबर है यहाँ पर। आपको बताना है तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया। ऑप्शन है आपका बीबी पाटिल, टी सौदर राजन, नरसिम्हा रेड्डी एंड महमूद अली। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री का निधन हो गया हैदराबाद में, आपको नाम बताना है वो कौन है।
चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, कमेंट में आंसर देते चलिए। चलिए इसका आंसर है नरसिम्हा रेड्डी। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृह नायनी नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया। वे 76 ईयर के थे। साल 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद रेड्डी राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। वह अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा के लिए 3 बार 1978, 1985 एंड 2004 में निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ें क्या मिली भाई कि 2004 में जो तेलंगाना की स्थापना के बाद जो रेड्डी जो थे, नरसिम्हा रेड्डी जो थे, पहले गृह मंत्री बने थे। साथ ही साथ जो अभी तेलंगाना है अविभाजित के पहले, विभाजन के पहले आंध्र प्रदेश के अंदर आता था, तब वहाँ पे उसकी विधानसभा में ये 3 बार नॉमिनेट हो चुके, 3 बार निर्वाचित हुए हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस द्वारा वर्ष 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर नरसिम्हा रेड्डी ने दिवंगत वाई एस राजशेखर रेड्डी सरकार में बतौर मंत्री अपनी सेवाएं दी भी थी। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में पार्ले एग्रो एग्रीकल्चर कंपनी है, कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सॉरी, पार्ले एग्रो यहाँ पे एग्रोफिजिकल कंपनीज है, बिस्किट वगैरह बनाती है, आप खाते भी होंगे पार्ले बिस्किट। तो पार्ले का एग्रो का ब्रांड है यहाँ पे, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है ये। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्ले एग्रो कंपनी जो है वो, इसके लिए पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके पास प्रियंका चोपड़ा, जूही चावला, काजोल या फिर करीना कपूर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। किस अभिनेत्री को हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने प्रियंका चोपड़ा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बी फिज जो एक कोल्ड ड्रिंक है, फूड प्लस ड्रिंक आता है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया प्रियंका चोपड़ा को। इस अभियान का हॉटस्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। बी फिज एक यूनिक और ताजा सेब का रस आधारित मॉल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेट पेय पदार्थ है, जो कि सभी आयु समूह के उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद का अनुभव कराएगा। चलिए आगे बात करेंगे। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त, अभी छुट्टी पर है ये, का हाल ही में निधन हो गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह या फिर विजय लक्ष्मी रमनन। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। किस भारतीय महिला विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया? चलिए इसका आंसर है विजय लक्ष्मी रमनन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जो कि अभी छुट्टी पर थी, अवकाश प्राप्त जिसको बोला जाता है, विजय लक्ष्मी रमनन जी का निधन हो गया। वे 96 साल की थी। उनका जन्म 1924 में हुआ था। वे 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विजय लक्ष्मी रमनन को अगस्त 1972 में विंग कमांडर की रैंक से प्रमोशन मिला था। वे फरवरी 1979 में सेवानिवृत्त हुईं। इसके अलावा रमनन ने कर्नाटक संगीत से शिक्षा ली और वो बहुत कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी काम कर चुकी हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी? अभी हाल ही में ये इंसिडेंट हुआ है, तो आपको इसके बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको डेली के करंट अफेयर्स को कैच करके रखना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर लद्दाख। आपको बताना है पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने के लिए मंजूरी दी गई है। चलिए इसका ऑप्शन आपको कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने
जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे करने दीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन के ऊपर एक पूरा डिटेल में आपको आर्टिकल लेके आने वाला हूँ जो हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में लास्ट में। ऑप्शन है आपके पास फेसबुक, सैमसंग, एलजी या फिर नोकिया। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? चलिए इसका आंसर है नोकिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर मोबाइल सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा कि नासा की योजना चांद पर मानव बस्तियां बसाने की है। नासा पहले से ही ऑटोमिस और आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2014 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं नोकिया ने दावा किया कि चांद पर उसका नेटवर्क 2022 के अंत तक काम करने लगेगा। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? चलिए, भारत लगातार अपनी मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है, लगातार हम अपनी सैन्य ताकत को आजमा रहे हैं। तो यहाँ पर एक अभी रिसेंट में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण हुआ है। आपको बताना है वो कौन सी मिसाइल है। ऑप्शन है नाग मिसाइल, सेंट मिसाइल, हेलिया मिसाइल या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में इसके नेक्स्ट नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसके आंसर आप कमेंट में ज़रूर देते चलिए। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है नाग मिसाइल। भारत ने 22 अक्टूबर 2022 को 20 को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 बजे राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ की स्वदेशी वारहेड की सूची में शामिल हो गई है। चलिए, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोसिस परीक्षण की खोज की है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ऐसा कौन सी आईआईटी संस्था है जिसने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नाम की एक नई डायग्नोस्टिक्स परीक्षण की खोज की है? ऑप्शन है आपके पास आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक एक नया डायग्नोसिस सिस्टम की परीक्षण की खोज की है? चलिए इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोसिस परीक्षण की खोज की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने इस टेस्ट की प्रभावकारिता को मान्यता प्रदान की है। कोविरैप में तापमान नियंत्रण करने के लिए यूनिट जीनोमिक एनालिसिस के लिए एक स्पेशल इंडिकेटर यूनिट और परिणाम प्राप्ति हेतु एक अनुकूलित स्मार्टफोन ऐप संलग्न भी है। हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन है आपका सुमेरा डेविड, रीना हेल्स, जैजिया वर्गीस या फिर दिशा अग्रवाल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन्स अवार्ड 2020 जीता है? चलिए इसका आंसर है डॉक्टर जैजिज वर्गीस। भारतीय मूल की ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जैजिज वर्गीस को स्तन कैंसर का पता लगाने और उसका इलाज करने में असाधारण वैज्ञानिक योगदान के लिए गैर सरकारी संगठन
एनजीओ ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। वर्गीज रॉयल फ्री हॉस्पिटल एवं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लंदन में प्लास्टिक्स ब्रेस्ट सर्जरी में कंसल्टेंट भी हैं। चलिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास अनिल कुमार देसाई, सुशील कुमार सिंघल, विनोद कुमार सिंधे या फिर ओम प्रकाश देवगौड़ा। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, रहने वाला है। हाल ही में किस व्यक्ति को सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त में नियुक्त किया गया है? चलिए, इसका आंसर है सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल जी को हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह के भारत के अगले उच्चायुक्त में नियुक्त किया गया है। चलिए, अब कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं। सुशील कुमार सिंघल 2000 बैच के आईएफएस अधिकारी जो पोर्ट मोरेसबी में निवास के साथ समवर्ती रूप में सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता मिली है इनको। वे वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के कुछ देख लिए। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिटेल में आर्टिकल्स लेके आने वाला हूँ, जो कि हमने पढ़ा था। चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क स्थापित कर रहा है नोकिया। चलिए, इसके बारे में देखेंगे। नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को एक भागीदार के तौर पर चुना है, जिससे चंद्र की सतह पर एक स्थायी मानव उपस्थिति की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। नोकिया ने यह घोषणा की कि चंद्रमा के लिए टिपिंग पॉइंट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए नासा द्वारा उसे भागीदार के तौर पर नामित किया गया था, ताकि अंतरिक्ष में पहला LTE 4G संचार टेक्निक प्रणाली तैनात किया जा सके। नोकिया इस मिशन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग संचार नेटवर्क को चंद्र लैंडर में एकीकृत करने और इसे चंद्र सतह पर तक पहुंचाने के लिए टेक्सास स्थित इंटरक्यूटिव मशीन के साथ साझेदारी करेगा। लंबे समय तक ये नेटवर्क चलने वाला है, इसके बारे में बताया गया था। इस नेटवर्क को अत्यधिक विषम परिस्थितियों में लॉन्च करने और चंद्र लैंडिंग स्थितियों के साथ साथ अंतरिक्ष में संचालन के लिए सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। यह अंतरिक्ष पेलोड के सभी आकार, वजन और शक्ति की कमी को पूरा भी करते हुए चंद्रमा की तरफ अत्यंत कॉम्पैक्ट छोटे रूप में भेजा जाएगा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस नासा साझेदारी के तहत नोकिया पहली बार अल्ट्रा कॉम्पैक्ट लो पावर्ड एंड टू एंड LTE सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। इस टेक्नोलॉजी को नोकिया बेल लैब्स के अग्रणी नवाचारों द्वारा विकसित किया जाएगा। चलिए, आगे बात करते हैं। चंद सेटलमेंट्स बस्तियां मनुष्यों के चंद्रमा पर जाने की पहले वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली को 2022 के अंत तक चंद्र सतह पर तैनात किए जाने की उम्मीद है। नासा ने 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर बसाने के साथ ही मंगल जैसे अन्य ग्रहों के लिए भविष्य के मिशनों का समर्थन करने के लिए चंद्र बस्तियों का निर्माण करने के लिए भी योजना बनाई है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने की योजना बना रहा है। इस कार्यक्रम को अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा भी समर्थन दिया जाएगा। नासा को उम्मीद है कि चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थित स्थापित करने के दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदार एवं इस कार्यक्रम को अपने अगले स्तर तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने वीजा और यात्रा प्रतिबंधों पर छूट दी है। पर्यटक वीजा पर छूट अभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये भी बताया है, केंद्र सरकार ने 22 अक्टूबर 2020 को यह घोषणा की कि इसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सीय श्रेणी को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा बहाल करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के कारण निलंबित होने के बाद इन सेवाओं को लगभग 8 महीने बाद खोला जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पर्यटन वीजा धारक विदेश नागरिकों को छोड़कर भारत के सभी प्रवासी नागरिकों को, भारतीय मूल के व्यक्तियों को, कार्ड धारकों के साथ अन्य सभी विदेशी नागरिकों को भी किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी है। चलिए, यहाँ पे वीजा और यात्रा प्रतिबंध में क्या छूट है ये भी देख लेते हैं। ऐसे विदेशी नागरिक जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के लिए योजना बना रहे हैं
वे नए मेडिकल वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह वीज़ा उनके चिकित्सा परिचालकों के लिए लागू किया जा सकता है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी नागरिकों को भारत आने की सुविधा प्रदान करेगा। सभी OIC-PIO कार्ड धारकों और विदेशी नागरिकों को सीपोर्ट, इमिग्रेशन चेक पोस्ट और अधिकृत पासपोर्ट के माध्यम से पानी या हवाई जहाज से प्रवेश करने की अनुमति है। अभी ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लागू है जिनके पास पर्यटक वीज़ा है। इस यात्रा छूट में वंदे भारत मिशन के तहत संचालित अनुसूचित उड़ानें जो हमने फिक्स करके रखी हैं उड़ानें, बबल व्यवस्था या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त किसी भी किस्म की गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें शामिल होंगी। यात्रियों को स्वास्थ्य निर्देशक जैसे कि क्वारंटाइन और कोविड-19 से संबंधित अन्य सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करना होगा। तो यहाँ पर भारतीय वीज़ा नियम में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है और हम भारतीय लोगों को वापस अपने इंडिया में जो इधर दूसरे देशों में फंसे हुए हैं या जाना भी चाहते हैं उसके लिए ये वापस सुविधाएं चालू कर रहा है। परंतु यहाँ पे कुछ ने प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं कि आप चिकित्सा को लेके या कुछ ऐसे कामों के लिए जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।